नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून से खबर है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे आज समीक्षा बैठक। आपको बता दें, सशक्त उत्तराखंड को लेकर तैयार रोड मैप की यहां पर समीक्षा की जाएगी। वहीं सुबह 11 बजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भवन में ये बैठक होने जा रही है। शाम 5 बजे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के साथ समीक्षा बैठक होगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों की यहां पर जानकारी ली जाएगी। जिस तरीके से तैयारियां इसको लेकर की जा रही है, उसकी जानकारी यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे। तो आज समीक्षा बैठक होनी है। आपको बता दें कि इसमें तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। सशक्त उत्तराखंड को लेकर तैयार रोड मैप की ये समीक्षा है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भवन में ये बैठक होगी। हालांकि कौन कौन शामिल होंगे इस बैठक में ये देखना होगा, लेकिन इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के साथ समीक्षा बैठक भी यहाँ पर वो करने जा रहे हैं। सुदीप जैन, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। सुदीप जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरी समीक्षा बैठक को लेकर, कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है, कितने बजे ये बैठक होगी? देखिए, बैठक का समय पहले ही निर्धारित है। 11 बजे से सचिवालय में बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 11:15 बजे सचिवालय पहुंचेंगे और जो एपीजे अब्दुल कलाम सभागार है, नई बिल्डिंग, उसमें ये बैठक होगी। और मुख्यमंत्री का जो एक निर्धारण है, एक लक्ष्य है कि सशक्त उत्तराखंड @25, यानी कि जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा 2025 में, तो और सशक्त हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक योजनाएं अलग अलग विभाग बना दें, इसका रोड मैप तैयार हो रहा है। जहाँ तक इस बैठक की बात है, इस बैठक में दोनों अपर मुख्य सचिव और कई विभागों के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री का आज का बेहद व्यस्त शेड्यूल है और शाम 5 बजे वो जो 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन होने हैं, उस बाबत भी बैठक सचिवालय में करेंगे। बिल्कुल, अपने आप में ये बैठक जो है वो बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि सशक्त उत्तराखंड को लेकर तैयार जो रोड मैप है उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। कितनी अहम ये बैठक मानी जाए? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जो प्लान पे काम करती है, वो एक लंबे विजन पे काम करती है और इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। और विभागों का क्या इनपुट है, विभागों ने उस योजना पर कितना डीपली काम किया ताकि वो 100% उसका आउटपुट लोगों को, आम जन को मिल सके। लिहाजा मुख्यमंत्री भी समीक्षा करते हैं कि जो योजना बन रही है वो आम आदमी के हित में कितनी ज्यादा है और वो देहरादून में बैठकर पहाड़ों पर कितनी कारगर साबित होगी। यही वजह है कि हर योजना का, हर प्रस्ताव का मुख्यमंत्री स्वयं अध्ययन करते हैं। बिल्कुल, अब सुबह 11 बजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भवन में ये बैठक होगी। हालांकि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इस बैठक के बाद देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए उत्तराखंड के प्रसिद्ध फल काफल के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से भेजे गए रसीले और दिव्य मौसमी फल काफल प्राप्त हुए। हमारी प्रकृति ने हमें एक से बढ़कर एक उपहार दिए हैं और उत्तराखंड तो इस मामले में बहुत धनी है, जहां औषधीय गुणों से युक्त कंद मूल और फल फूल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। काफल ऐसा ही एक फल है जिसके औषधीय गुणों का उल्लेख प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी मिलता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के पत्र के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के इन स्नेहपूर्ण शब्दों से हमारा तथा समस्त राज्यवासियों का उत्साह वर्धन हुआ है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड की जो हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से उनका लगाव है। काफ़ी स्वयं उन्होंने उसको कहीं ना कहीं उसको खाया है, तो हम लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, उत्तराखंड के फल की पहचान बढ़ी है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड की जो हर वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से लौटने के बाद देहरादून स्थित सचिवालय में मीडिया से बात की। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में चल रही बड़ी योजनाओं को लेकर पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से बात हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की योजनाओं में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। कैबिनेट विस्तार के सवाल को लेकर हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टालते इस बात को नजर आए। उनका कहना था कि इस मामले में कोई बात नहीं हुई, लेकिन संगठन के कार्य और अन्य मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई है। वहीं यूसीसी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अभी ड्राफ्ट उन्हें नहीं मिला है। जब ड्राफ्ट उनको मिलेगा तो उसके बाद इसे विधि विभाग को भेजा जाएगा और पूरा आकलन किया जाएगा, उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से चूँकि राज्य के अंदर अनेकों योजनाएं परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद यहाँ प्रारंभ हुई हैं, उन सभी योजनाओं की बीच में जो स्थिति है, जो समीक्षा है या प्रगति है, उन सभी के बारे में उनको अवगत कराया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तराखंड के अंदर जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण और अनेकों जो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, उन सभी के बारे में उन्होंने उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और बहुत सारे ऐसे प्रकरण भारत सरकार में हैं और उनके लिए मैंने उनसे निवेदन भी किया है। ड्राफ्ट चूँकि उन्होंने संकलित पूरा कर लिया है, लेकिन अभी वो पूरा लिखित में नहीं आया है और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा, उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे। उसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार जोशी को कुलपति बनाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी को पद हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि आयुर्वेदिक रिटायर्ड अधिकारी विनोद कुमार चौहान ने 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ये कहा था कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में यूजीसी के मानकों के अनुसार कुलपति पद के लिए बतौर प्रोफेसर कम से कम 10 साल का कार्यानुभव होना चाहिए, जबकि सुनील कुमार जोशी 5 साल से 6 महीने का ये जो कार्यकाल है उसके दौरान उन्हें कुलपति नियुक्त कर दिया गया, जो कि यूजीसी के मानकों के विरुद्ध है। अतः उन्हें पद से हटाया जाए। वर्ष 2021 में डॉक्टर विनोद कुमार चौहान, जो एक रिटायर्ड आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर हैं, उन्होंने एक याचिका रिट ऑफ क्यो वारंटो इस आधार पर लगाई माननीय उच्च न्यायालय में कि उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी कुलपति का पद धारण करने के लिए जो आवश्यक अहर्ताएँ हैं, 10 वर्ष का कम से कम प्रोफेसर होना आवश्यक है, वह अहर्ता धारित नहीं करते हैं। इस आधार पर उन्हें पद से हटाया जाए। डॉक्टर सुनील जोशी 10 वर्ष के प्रोफेसर नहीं हैं और 5 वर्ष 6 माह उनकी योग्यता है प्रोफेसर की। इस कारण उन्हें पद के उपयुक्त नहीं पाया और आज उसका प्रोनाउंसमेंट किया गया ओपन कोर्ट में। राजधानी देहरादून में जारी बारिश से शहर में कई जगहों पर भारी जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। घंटाघर, आराघर, धर्मपुर सहित कई जगहों पर भारी जलभराव से आवागमन बाधित हो गया है। वहीं कई जगहों पर गाड़ियां भी फंस गई हैं। बता दें कि इन दिनों राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का कार्य भी चल रहा है, जिससे काफी जगह पर गड्ढे खुले हुए हैं और बारिश के बाद गाड़ियां उनमें फंस जाती हैं। भारी बारिश के चलते रिस्पना पुल पर जबरदस्त जलभराव हुआ है, जहां गाड़ियां तैरती हुई नजर आईं। और यहाँ देखिए देहरादून में खास खबर पहाड़ों की रानी मसूरी में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग पर जेपी बैंड के पास भारी मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। दूसरी ओर मसूरी की कई जगह प्राकृतिक नाले बंद होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे घरों में रखा सामान खराब हो गया है।
वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के आपदाग्रस्त कुवारी गांव की पहाड़ी काफी संवेदनशील है। यहां पर शंभू नदी बहती है, लेकिन यह नदी खतरनाक हो गई है। इस नदी में साल 2013 में भूस्खलन के कारण झील बन गई थी। तब से लेकर अब तक लगातार नदी में मलबा जमा हो रहा है। जब भी झील बनती है उसे पंचर कर पानी बहाया जाता है। इस बार भी मानसून सिर पर है। ऐसे में कपकोट विधायक सुरेश गड़िया सचिवालय पहुंचे और परमानेंट सॉल्यूशन की मांग की गई। विधायक सुरेश गड़िया ने ये बताया है कि बीते 2 सालों से लगातार उनकी विधानसभा के कुवारी गांव के लोग मानसून सीजन में परेशान रहते हैं। पिछली बार उन्होंने सिंचाई विभाग के माध्यम से झील को पंचर करवाया था। इसके अलावा मानसून में आने वाले सिल्ट के चलते पिंडर नदी में जल जो है वो दूषित हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस बार भी वहां पर बारिश के चलते झील बन रही है, जिसके समाधान के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र कपकोट के जो दूरस्थ क्षेत्र कुंवारी का है, जहाँ से पिंडर नदी निकलती है, उस नदी में पिछले साल भी झील बना था, उससे पहले साल भी झील बना था। हमने सिंचाई विभाग के माध्यम से उसको खुलवा दिया गया था और आपने देखा होगा लंबे समय तक वो मलबा जो मिट्टी आ रही थी उस सिल्ट के कारण से, तो पिंडर नदी का जल भी जो है लगातार दूषित होते गया। तो इस बार भी झील बना है, तो इसलिए जिस तकनीकी के कारण से हमने पिछले बार उसको खोला था, तो उसी तकनीकी से हम इस बार भी प्रयास करेंगे। और जो हमारा कुंवारी गांव है वो पूरा ही आपदा के चपेट में आकर वो गांव पूरा ही विस्थापित। में कृषि विभाग में जल्द ही महानिदेशक के पद सृजित होगा। यह जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने कहा है कि विगत दिनों हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर को अनियमितता बरतने के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए जल्द ही कृषि विभाग में एक महानिदेशक का पद सृजित किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। जानकारी मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध पर हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। उन पर आरोप पत्र दाखिल हो रहा है और इस पर अंकुश लगाने के लिए सिस्टम ठीक चले, शीघ्र ही हम एक डीजी का पद क्रिएट कर रहे हैं और संभव तो हम 7 तारीख को कैबिनेट में इसको लेके आएंगे, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और एक अंकुश उन पर रहे। ये काम हमारी सरकार करने जा रही है। जानकारी सूरी में बीजेपी युवा मोर्चा ने भारी बारिश में मां जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात की और केंद्र की मोदी और पुष्कर सिंह धामी की सरकार के द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट, जिनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पूरे देश के अंदर 9 साल बेमिसाल जो गरीब कल्याण योजनाओं के साथ जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में भारत के अंदर एक नए विकास को गति देने का काम किया है, भारत को एक नया नाम देने का काम किया है। आपने देखा होगा विश्व पटल पर भारत की जो छवि बनी है उसको एक नया आयाम देने का काम किया है। उन गतिविधियों को विकास के नाम पे जो भारत के अंदर विकास हुए उनको लेकर हम घर घर जाने का काम। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय में राज्य में विभिन्न श्रेणियों की भूमि को आपको बता दें कि विनियमित करने के संबंध में कैबिनेट द्वारा गठित सब कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की है। मंत्री ने संबंधित सचिव को निर्देशित करते हुए ये कहा है कि सभी जिलाधिकारी इस संबंध में वर्ग 3, वर्ग 4 और विभिन्न श्रेणियों की जमीनों पर जो लोग अवैध रूप से काबिज हैं उनकी सूची तैयार कर कमेटी को बनाया जाए। हालांकि इस कमेटी की अलग बैठक में उन बिंदुओं पर परीक्षण कर कैबिनेट में प्रस्तुत भी किया जा सके। असम क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और विगत अगर आपको ध्यान होगा विगत वर्ष भी हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला क्षेत्र 60 लाख की उपस्थिति दर्ज की गई थी पर्यटकों के द्वारा उस क्षेत्र में। तो बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और उसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
इस को बनाने का सरकार का लगातार प्रयास रहा है। और अभी बीच में एक ऋषिकेश और मुनिकृति, तपोवन, लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम, इन सबको लेकर भी एक करीबन 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट इस समय अभी पाइपलाइन में, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने भी भारत सरकार। सितारगंज से विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के आंचल कैफे का शुभारंभ किया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने क्षेत्रवासियों को आंचल कैफे की ओपनिंग पर बधाई दी है और कहा है कि आंचल ब्रांड को पूरे उत्तराखंड में घर घर तक पहुंचाना है। सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि पूरे प्रदेश में 100 से अधिक आंचल कैफे का शुभारंभ किया गया। पूरे प्रदेश में आज 11 कैफ़ेज़ का उद्घाटन हुआ है, बूथ और कैफ़ेज़ का। हर जगह के माननीय विधायक जी उसका शुभारंभ कर रहे हैं। हरिद्वार में हुआ है, देहरादून में हुआ है, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, उधम सिंह नगर में, खटीमा में और सितारगंज में हुआ है। इसी तरीके से हर एक कोशिश है हमारी कि 100 कैफ़ेज़ आंचल के बनाएंगे। लोगों तक इस ब्रांड को पहुंचाना है। एक अच्छी चाहे जिस भी कैफ़े में हमने शुरुआत करी, जैसे आज सितारगंज किया है, तो यहाँ पे आंचल का हर प्रोडक्ट, चाहे वो फ्लेवर्ड मिल्क हो, दही हो, छेना हो, हमारा आइसक्रीम हो, हमारे थिक शेक्स हो, हर चीज़ को पब्लिक को उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन वहीं उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कल्याण योजना के बारे में जानकारी दी है। गणेश जोशी ने कहा है कि कृषकों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त किया जाएगा। सेब की बागवानी भी कृषकों की आय दुगनी करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड और पूरा देश बेहद तेजी से और तेज गति से विकास कर रहा है। वहीं कृषि के क्षेत्र में लगातार योजनाओं को निकालकर किसानों को लाभ देने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। जहाँ एप्पल मिशन में पहले 4 करोड़ रुपये मिलता था, मैं आभार करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस बार 35 करोड़ की व्यवस्था की है। इसी प्रकार कीवी में 16.56 करोड़ की व्यवस्था की गई है, 5 करोड़ रुपये उसमें रिलीज कर दिए गए हैं। इसी प्रकार उच्च गुणवत्तायुक्त जो हमारे पौधे हैं उनके लिए 19 करोड़ का प्रावधान बजट के अंदर किया गया है। और एक वाह्य साथी परियोजना जायका, जिसके लिए 526 करोड़ रुपये। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी वरिंदर कुमार गोयल और सह प्रभारी रोहित कुमार ने अल्मोड़ा का दौरा किया है। प्रेस से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी वरिंदर सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार चुनाव जो है वो मैदान में उतरेगी। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। धन्यवाद भी करता हूं कि आप हमारी बात को हमें जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन की दी गई है। हम सभी लोगों से मिल रहे हैं, सभी हमारे नेता लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे उत्साह से काम कर रहे हैं और सभी पूरे उत्तराखंड में हमारा सेटअप बना हुआ है। हम पूरी जिम्मेदारी से हमारे सभी नेता लोग लग के हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और 2024 में 5 सीट हैं, 5 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले जो नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं वहाँ भी हमारी पार्टी पूरी जोश से हिस्सा लेगी। हमें जिम्मेदारी। वहीं पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाकर कुचलने का प्रयास करने वाले कुख्यात गौ तस्कर यूनुस को उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करीब 3 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। यूनुस को एसटीएफ ने यूपी के बरेली जिले से गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने ये बताया है कि 13 अप्रैल 2023 को उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र के यूनुस और उनके 3 साथी 2 गाड़ियों में गौवंश की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने जब आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस कर्मियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने पीछा कर कुछ ही दूरी पर दोनों गाड़ियों को रोक दिया। इस दौरान एक आरोपी जिसका नाम अलीम है
उसे तो पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, लेकिन अन्य 3 आरोपी भागने में कामयाब रहे। घटना घटित हुई थी जिसमें कि कुछ गौ तस्कर थे जो गौमांस लेकर जा रहे थे और इनके द्वारा जब पुलिस टीम के द्वारा इनको रोका गया था तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया था। इसमें से एक गौ तस्कर को मौके पर पकड़ा गया था, बाकी 3 लोग फरार हो गए थे और इस संबंध में मुकदमा वहाँ पर 307 और गवर्नमेंट अधिनियम में पंजीकृत कराया गया था। तो इसी मामले में जो एक इनामी था जिसका 25,000 रुपये का इनाम था वो काफ़ी समय से फरार चल रहा था, उसको STF कुमाऊं की टीम के द्वारा पकड़ा गया जिसका नाम वहीं देहरादून पुलिस ने चोरी हुए 8 दोपहिया वाहनों को बरामद कर लिया है। चोरी के वाहनों के साथ 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी नशे के आदी हैं और पहले भी वाहन चोरी के मुकदमे में वो जेल जा चुके हैं। तो यहाँ बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है, तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने इसकी विवेचना प्रारंभ की। तो CCTV का अवलोकन करने के बाद जो फोटो हमारे पास आए उनका जो हमारे थाने में जो डोजियर रखा जाता है उनके साथ मिलान किया गया। तो हमें जो है वो मिलान में प्राप्त हुए। उसमें जो हमारे यहाँ पूर्व में एक नशा करने वाला और पूर्व में भी जेल गया हुआ एक बंदा था नौशाद, तो उनकी शिनाख्त करते हुए इसमें गिरोह में बेसिकली 4 लोगों को, इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया है और इनके पास से जो है 8 दोपहिया वाहन टीम ने बरामद किए हैं। वहीं नीलकंठ की कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मुनिकीरेती स्थित नगरपालिका के सभागार के कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान सभी अधिकारियों को आपसी सामंजस्य से नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित संपन्न कराने का पाठ डीएम ने पढ़ाया। मुख्य रूप से पथ प्रकाश और साफ सफाई के इंतजाम बेहतर रखने के निर्देश पालिका के अधिकारियों को दिए गए, जबकि ट्रैफिक और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कहा गया है। डीएम ने बताया है कि कुछ लोगों ने भीड़ की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को समस्या होने की बात बताई है, इसीलिए सावन के प्रत्येक सोमवार को स्कूल की छुट्टी कराने पर शिक्षा विभाग से बात की जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।